हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपका बीए फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 4 द जनरेशन गैप बाय बेंजामिन मैकलेन स्पॉक ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर एंड द एसे, दिस चैप्टर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो बच्चे एडोलसेंस में होते हैं, मतलब चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जब वो एडोलसेंस एज में होते हैं तो अपनी एक पहचान बनाने के लिए या फिर एक इंडिपेंडेंस के लिए उन लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। अ यंग पर्सन गोज़ थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वो कहता है कि एक जो यंग पर्सन है ना, गोज़ थ्रू का मतलब बहुत सारी स्टेजेस से वो मतलब गुज़रता है। वो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक जो यंग पर्सन है उसको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत सारे पड़ावों से, बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। रिजेक्ट्स द अर्लियर रोल मॉडल्स, मतलब वो क्या कर रहा है कि जो उसके पुराने रोल मॉडल्स थे उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड फॉर्म्स अ न्यू आइडेंटिटी, और अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बना रहे हैं हम इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द टाइम, कि समय की आवश्यकता के अनुसार जो यंग पर्सन है अगर उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो जो उनके पुराने जो रोल मॉडल्स हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा और समय के हिसाब से उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। दिस डिज़ायर टू एस्टेब्लिश अ न्यू आइडेंटिटी मे बी मिसअंडरस्टूड बाय एल्डर्स, और ये जो डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, ये जो इनकी इच्छा है अपनी एस्टेब्लिश होता है बनाना, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाने की जो यंग पर्सन की एक इच्छा है, मे बी मिसअंडरस्टूड, जो हमारे एल्डर्स हैं ना वो इसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं एज इंसोलेंस और रिबेलियंस। मतलब जब एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाने लग जाता है तो इस इच्छा को जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बड़े हैं, वो मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं एज इंसोलेंस होता है रूड, और रिबेलियन कि हमारे जो एल्डर्स हैं उनको लगता है कि हम या तो रूड हो गए या फिर हम अभी रिबेलियन होता है विद्रोह की प्रवृत्ति, कि हम विद्रोह कर रहे हैं उनकी अब बातों को ना मान के। हाउ एवर ऑल रिबेलेंस इज नॉट नेगेटिव। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि हर एक जो विद्रोह है वो नेगेटिव नहीं होता। इट कैन बी चैलेंज, हम इसे चैलेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली एंड बी यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यंग इंडिविजुअल, कि जो रिबेलियननेस है ना उसको हम चैलेंज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, एंड इसे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑफ अ यंग इंडिविजुअल इनटू अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने के लिए एक यंग इंडिविजुअल को, एक आम बच्चे को, इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वो बच्चा या वो इंसान जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है और अगर वो विद्रोह कर रहा है तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रिबेलियन कर रहे हो, विद्रोह कर रहे हो और उसके बाद आप एक अच्छा इंसान बन के निकलते हो तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। रिस्पॉन्सिबल एडल्ट का मतलब ये है कि विद्रोह करने के बाद भी अगर आप एक अच्छे इंसान बन के निकलते हो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि जब हम, कई बार क्या होता है जब हमारे बड़े हमें कोई बात बताते हैं तो हमें वो बुरी लगती है, लेकिन हर एक केस में जो छोटे हैं, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, वो गलत नहीं होते, या उनके द्वारा किए जाना विद्रोह वो गलत नहीं होता। विद्रोह से अगर उनका जीवन सुधर रहा है, वो इंडिविजुअल बनकर आ रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। द चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय बेंजामिन मैकलेन स्पॉक। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है बेंजामिन मैकलेन स्पॉक। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन पीडियाट्रिशियन। ये एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन थे। पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं? पीडियाट्रिशियन इज़ द वन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, मतलब बच्चों की या फिर एडोलसेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ ये डील करते हैं। इन इज़ वेल नोन बुक बेबी एंड चाइल्ड केयर, इनकी एक किताब है जिसका नाम है बेबी एंड चाइल्ड केयर। उस ही किताब में से ही मेड यूज़ ऑफ साइको एनालिसिस टू अंडरस्टैंड चाइल्ड बिहेवियर। उस किताब के अंदर इन्होंने क्या किया है, साइको एनालिसिस का यूज़ किया बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए, एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू द
अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। इस किताब के अंदर इन्होंने बच्चे या फिर जो एडोलसेंट्स हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनका जो पारिवारिक माहौल होता है या फिर उनका पालन पोषण किस माहौल में हुआ है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इस बुक के अंदर इन्होंने डिस्कस किया है। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज अ नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। वो क्या कह रहा है, एडोलसेंस की एज आप मान लो 11 से लेकर 17 साल की उम्र को हम एडोलसेंस एज बोलते हैं। रिबेलियसनेस होता है विद्रोह की प्रवृत्ति, विद्रोह करना। वो क्या कह रहा है, माता पिता के जो अगेंस्ट का मतलब यहाँ उसके खिलाफ, माता पिता के खिलाफ जब बच्चे विद्रोह करते हैं ये एक नेचुरल बात है। इनएविटेबल का मतलब है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, कि विद्रोह की प्रवृत्ति जब बच्चों में होती है माता पिता के खिलाफ, वो एक नेचुरल बात है और इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट असिस्ट दैम इन गिविंग अप द कम्फर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम, कि जब बच्चे विद्रोह की प्रवृत्ति उनमें पनपती है तो ये उनको हेल्प करती है। असिस्ट का मतलब यहाँ पे उनको हेल्प करती है। गिविंग, यहाँ पे गिविंग अप का मतलब है त्यागना। क्या त्यागने में, घर का जो कंफर्ट है या फिर सिक्योरिटी ऑफ होम। देखो कोई भी बच्चा जब वो थोड़े दिन तक शुरू के कुछ साल अपने माँ बाप के साथ एक घर के अंदर सिक्योरिटी में रहता है, लेकिन अगर एक बच्चा हमेशा घर के अंदर रहेगा तो वो बाहर जाके दुनियादारी नहीं सीख पाएगा। तो जो विद्रोह की प्रवृत्ति है ये बच्चों को हेल्प करती है अपने घर का कंफर्ट और सिक्योरिटी को छोड़ने में। अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, जब वो घर से निकलेंगे तभी तो जाके उनको असली जो आज़ादी है वो मिलेगी। वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, और तभी वो अपनी प्रोग्रेस मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो काम कर पाएंगे। वर्किंग फॉर प्रोग्रेस का मतलब, प्रोग्रेस तो आपको पता ही है, उन्नति कब होगी उनकी, जब वो घर से बाहर निकलेंगे, है ना, और वो फिर काम कर पाएंगे जो भी उनको बनना है या जो भी उनको लाइफ में अचीव करना है। द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन दाउ ही डजंट यूजली थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स। वो कहते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि वो इसके बारे में ज़्यादा इस तरीके से नहीं सोचते। इज़ टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं इतना ज़्यादा नहीं सोचते। टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिज़ायर, कि मतलब फाइंड आउट का मतलब है कि जानना, अपने बारे में खोज करना, कि अपने बारे में खोज नहीं कर पाते। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिज़ायर, कि वो कैसा इंसान बनना चाहता है। डिज़ायर का मतलब यहाँ पे उसकी क्या इच्छा है, वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। टू बी एंड टू गेट स्टार्टेड बीइंग अ पर्सन, और टू बी का मतलब डिज़ायर टू बी, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है राइटर कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहता है। एंड टू गेट स्टार्टेड बीइंग अ पर्सन, और वो किस तरह का इंसान बन रहा है। स्टार्टेड बीइंग का मतलब कैसा इंसान वो बनने जा रहा है। दिस डजेंट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब ही विल टेक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्पेसिफिक जॉब कर रहा है ना, ही विल टेक का मतलब करेगा, और द हॉबीज़ ही विल एंजॉय, और जो ये इसकी जो हॉबीज़ हैं वो उसको एंजॉय करेगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। जैसे मेरे को अगर सिंगर बनना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इंसान है जिसे सिंगर बनना है, तो अब क्या होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सारे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम 6 फ्रेंड्स हैं, और ये 6 में से 5 के 5 डांसर बन रहे हैं और मुझे सिंगर बनना है। आउट ऑफ प्रेशर क्या होता है कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, है ना, तो हम क्या होता है कि मैं बनना चाहता हूँ सिंगर, लेकिन क्योंकि मेरे ग्रुप में सब लोग डांस प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो आउट ऑफ प्रेशर या फिर आप इसे बोल सकते हो पीयर प्रेशर, मैं क्या करूँगा कि अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा इग्नोर करूँगा, और पीयर प्रेशर के कारण उन लोगों वो करूँगा जो मैं एक्चुअल में करना नहीं चाहता। इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप। वो कहता है कि जब हम जो बनना चाहते हैं हम नहीं बन पाते, तो हम एंड अप का मतलब वो क्या बन जाता है, हाउ ही विल बी थॉट ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स, फैमिली एंड हिमसेल्फ, के मतलब वो इंसान बन जाता है कि कहने का वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा कि कैसे, मतलब लोग उसके बारे में, उसकी फ्रेंड्स या फिर फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। कहने का मतलब है कि हम ना लोगों के डर के मारे हम जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते और एक कुछ और ही बन जाते हैं। इट इज़ नॉट सो मच अ मैटर ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस डिसीजंस। वो कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ये जो हमारा कॉन्शियस डिसीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे खुद के द्वारा कॉन्शियस होता है अपनी सूझबूझ से लिया हुआ डिसीजन।
इट्स गेनिंग अ सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, के जब आप खुद के डिसीजंस खुद लेते हो ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब आप खुद के डिसीजन खुद लोगे, कॉन्शियस डिसीजन का मतलब अपनी पूरी सेंसेस में आप जब खुद के डिसीजन लोगे विद अ जॉब टू डू, के आप एक कॉन्फिडेंस it is not so much a matter of coming to conscious decision, it's gaining a sense of being an independent person with a job to do। वो कहते हैं कि जब हम जो इंसान बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते क्योंकि आउट ऑफ प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं ना, आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, वो डिसीजन लेने चाहिए जो आपको बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एक अकेले इंसान होने के नाते आप खुद के डिसीजन खुद लो विद अ जॉब टू डू, जिसकी वजह से आप लाइफ में उन्नति कर पाओगे। देखो, इस पूरे पैसेज में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, वो बनना कुछ और चाहते हैं, उनके डिज़ायर कुछ है, लेकिन आउट ऑफ प्रेशर के लोग क्या कहेंगे वो कुछ और ही बन जाते हैं। लेकिन राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि नहीं, आपको खुद के डिसीजन, इंडिपेंडेंट पर्सन होना, आपको खुद के डिसीजन खुद लेने चाहिए। There are three principal elements that go to make up the identity an individual finally achieves। वो क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल को ना अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए तीन प्रिंसिपल एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इन तीन प्रिंसिपल एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कैरेक्टर। एक इंसान का जो कैरेक्टर है उसकी आइडेंटिटी बनाने में उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ही वॉज डिवेलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड। जो हमारा कैरेक्टर है हमारे बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है, या फिर कैरेक्टर जो बिल्डिंग है वो बचपन से शुरू हो जाती है। अ बॉय, एक बच्चा, बिगिनिंग एट अबाउट एट द एज ऑफ 3, कि जब हमारे एक बच्चे का जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, बिगिनिंग का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर बनना कब शुरू होता है, 3 साल की उम्र से ही। हैज़ बीन स्ट्राइविंग टू बी अ मैन जस्ट लाइक हिज फादर। एक जो लड़का होता है ना, अपने पिता के जैसा ही बनना चाहता है। एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर। और जो लड़की है, एक गर्ल होती है, वो अपनी ममा के जैसी होती है। सो दे हैव हैड टू कास्ट देमसेल्व्स इन द मोल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, के दे हैव टू कास्ट। देखो, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए हमें, या फिर कुछ बनाने के लिए हमें एक मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कह रहा है, एक इंसान के कैरेक्टर को बनाने के लिए पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, कि एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप के द्वारा ही बनाया जाता है। बट टू बिकम एन इफेक्टिव अडल्ट एन इंडिविजुअल मस्ट ब्रेक ऑफ मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स। कि अगर आपको एक इफेक्टिव अडल्ट बनना है ना, तो अपने ब्रेक ऑफ का मतलब यहाँ पे है तोड़ना। मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस, कि अपने जो पेरेंट्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं ना, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। नॉट जस्ट टू फ्री इनफ टू लीव होम, जिसकी वजह से आप घर छोड़ने के लिए फ्री हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि घर की 4 दीवारी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बट टू डेवलप आइडियाज़, इससे क्या होगा कि आप सिर्फ घर से बाहर निकलने में आप खुद को फ्री नहीं पाएंगे, आप खुद के आइडियाज़ आप शेयर कर पाएंगे और अपना जो गोल्स हैं उनको सेट कर पाएंगे, सो दैट ही कैन हेल्प टू सोल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। के जो रिबेलियसनेस की भावना है ना, वो आपको हेल्प करती है आपकी एक पहचान बनाने में, आपके थॉट्स डेवलप करने में, ताकि आप जो सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाओ। इन विच ही लिव्स, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसकी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। हिज फीलिंग्स ऑफ इम्पेशेंस एंड क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। यहाँ पे राइटर कहना क्या चाह रहा है कि जो बच्चा है ना, उसकी फीलिंग, कभी कभी बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं या फिर पेरेंट्स को ही क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं जब उन्हें कुछ कहा जाता है। आर वट पुट हिम ऑन द लुक आउट फॉर न्यू आइडियाज़। राइटर कहना चाह रहा है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, अगर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी गलत होते हैं, और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं हो सकता है वो सही हो, और यही जो थॉट प्रोसेस है बच्चे का, उसको
हेल्प करेगा नए आइडियाज़ को जनरेट करने में, जिससे वो न्यू मेथड सीखेगा विच में बेटर सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे। और इसी तरीके से वो फिर बच्चा जो है वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाएगा और अपनी जो डेली की प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर पाएगा। एंड इंसिडेंटली ऑल्सो शॉप हिज पेरेंट्स जनरेशन। और वो क्या कह रहा है, इंसिडेंटली जब बच्चा खुद के डिसीजंस खुद लेगा, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो वो अपने जो पेरेंट की जनरेशन है को प्रूव कर पाएगा कि मेरी अब एक आइडेंटिटी बन चुकी है, एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाएगा। एज प्रिटी वेल स्टक इन द मड, यहाँ पे एज प्रिटी वेल स्टक इन द मड का मतलब क्या है कि कई बार होता है जो पेरेंट्स गलत होते हैं, तो अगर उस बच्चे ने नए डिसीजंस लिए और सोसाइटी को हेल्प किया, तो वो जो है पेरेंट्स को प्रूव कर पाएगा कि आप भी कभी कभी गलत हो सकते हो। यहाँ पे वेल स्ट्रक इन द मड का मतलब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहा है। हाउ स्ट्रॉन्ग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल, वो कहता है कि हर एक इंडिविजुअल में जो रिबेलियसनेस है, विद्रोह की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसी में थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इज एंड व्हाट फॉर्म इट टेक्स इज अ सेकेंड एलिमेंट, और ये क्या फॉर्म लेगी, ये एक सेकेंड एलिमेंट है इन डिटरमाइनिंग इज इवेंचुअल आइडेंटिटी। कहता है राइटर यहाँ पे कि जो हर एक इंडिविजुअल ने विद्रोह की प्रवृत्ति किसी में थोड़ी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से ही वो इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी बना पाता है, यही सेकेंड एलिमेंट है। द थर्ड एलिमेंट इज़ द नेचर ऑफ द टाइम एंड द नीड ऑफ द टाइम। यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिटी बनाने के लिए जो थर्ड एलिमेंट है ना, वो नेचर ऑफ टाइम और नीड ऑफ टाइम है। वो कहते हैं टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है, सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, और हमें टाइम को कैसे यूज़ करना है वो हम सीख पाते हैं। दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़, अलग अलग समय में इंसान के पास अलग अलग क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं डिफरेंट टाइम के साथ, इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। अलग अलग समय में हमें डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ डेवलप होती है, यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहा है। एज एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन्स इन यंग मैन लूथर, एरिक एरिक्सन एक राइटर है जिन्होंने एक किताब लिखी थी यंग मैन लूथर। उसमें उन्होंने क्या किया था, द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर्स टाइम। उसके अंदर उन्होंने जो चर्च में करप्शन होता है मार्टिन लूथर के टाइम में, उसको एक्सप्लेन किया है। द रियल नीड फॉर मेजर रिफॉर्म। देखो राइटर क्या कहता है यहाँ पे कि जो एक इंसान है ना, अगर हमारे के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, है ना, हम समय का अगर सही उपयोग करेंगे, वो कहना चाह रहा है कि एक समय हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे करप्शन हुए थे, और करप्शन जहाँ पे होता है तो ऑब्वियस है कुछ लोगों को उसको चेंज करना है, लोग रिबेल भी करते हैं, है ना, आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पे राइटर इस बुक के अंदर लिख रहा है कि उन करप्शन को या फिर इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है। इंस्पायर्ड इन लूथर्स फियरलेसनेस, इंस्पायर होके लूथर की फियरलेसनेस होता है निडर इंसान, क्लैरिटी है उनको, एलोक्वेंस होता है कन्विंसिंग पावर, या फिर प्रेजर्वेंस ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शंस। राइटर ने ये राइटर ने ये बुक किससे इंस्पायर होके लिखी है, लूथर से। और लूथर की क्वालिटीज़ यहाँ बताई कि वो बहुत निडर इंसान थे, उनके थॉट्स में क्लैरिटी थी, और कन्विंसिंग पावर भी उनकी अच्छी थी। और हीरोइक का मतलब यहाँ पे एक करेजियस इंसान, जिसमें बहुत हिम्मत होती है, बहुत बहादुर होता है। तो कहते हैं कि लूथर की इन क्वालिटीज़ की वजह से ही इंस्पायर होकर राइटर ने ये बुक लिखी है। इन अ लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक। वो कहता है कि एक ऐसी क्रिटिकल एज जहाँ पे बहुत लोग कम क्रिटिसाइज करते हैं, माइट है, वो कहता है हो सकता है कि जो अगर लूथर है ना, अनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब यहाँ पे है कि जिसको कोई जान पहचान, किसी देखो यहाँ पे अनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिले। तो कह रहा है कि एक ऐसी एज हो सकता था कि लूथर को भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल सकती थी। मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन, टेक्निकल इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव बीन कंसीव्ड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड्स ऑफ एडल्टहुड। वो क्या कहना चाह रहा है राइटर यहाँ पे कि हमारी जो आज जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई हमारी टेक्नोलॉजी में, आज की सिविलाइजेशन में, जैसे कि टेक्निकल इन्वेंशंस हुए हैं, साइंटिफिक बहुत सारी खोजें हुई हैं, हैव बीन कंसीव्ड बाय यंग पीपल। सारी खोजें, सारे आविष्कार यंग लोगों ने ही किया है।
जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड के थ्रेशोल्ड पर, थ्रेशोल्ड आप कंधे पे कह सकते हो, मतलब यंग लोगों ने ही ज़्यादातर इन्वेंशंस की हैं, बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट, क्योंकि वो इम्पेशेंट थे पास्ट के अचीवमेंट से, एंड बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रेजेंट। देखो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है, देखो लेसन का नाम है द जनरेशन गैप। तो जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था या फिर जो भी आसपास का माहौल था और अब वाले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि पहले क्या होता था कि अब तो देखो छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स है, काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि पास्ट को वो जो हमारे यंगस्टर्स है वो कहते हैं हम और ज़्यादा इन्वेंट करें और लोगों को और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ दे पाएँ, बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रेजेंट, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है प्रेजेंट को डिफेंड करने की। दे वर एबल टू एनविजन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। एनविजन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि फ्यूचर को और ब्राइट करने के वो बहुत कैपेबल हैं। यहाँ पे ऑन द होल राइटर क्या कहना चाह रहा है कि जनरेशन गैप के, जब हमारे पेरेंट्स यंग थे उनके टाइम पे एटमॉस्फेयर कुछ और था, लेकिन जब हम यंग हैं तो अभी साइंस का एडवांसमेंट बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हम इस एडवांसमेंट का भाग कैसे बन सकते हैं, जब हम कुछ एक इंसान के अंदर एक इंडिविजुअल डिसीजन लेने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और इसके लिए राइटर ने यहाँ पे 3 जो है वो प्रिंसिपल एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। एक कैरेक्टर है, सेकंड आपका रेबेलियसनेस होना चाहिए, और तीसरा नेचर ऑफ द टाइम। अगर ये क्वालिटी किसी इंसान के अंदर है तो वो बहुत ही अच्छे से अपने थॉट्स रख सकता है और अपनी जो सोसाइटी के बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कर देना। अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डिस्क्राइब इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।